उसके बाद हम प्योरली प्रीलिम्स के लिए स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं आज की केस स्टडीज 6 केस स्टडीज, मतलब आपको तो पता है पूरा पैटर्न हमारा। एक मिनट। तो हमने सेक्शन ये, आपको पता है सेक्शन ये जो होता है उसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 10 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। और जो 6 केस स्टडीज आती हैं, 7 नंबरिंग से लेके 8, 9, 10, 11, 12 तक इस तरह से होती है। 6 केस स्टडीज होती हैं लगभग। तो केस स्टडीज जो होती है लगभग 20 मार्क्स की एक केस स्टडीज होती है। तो हमें यहाँ पे केस स्टडीज भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना सेक्शन ए है, तो इसको हम सेक्शन बी बोलते हैं। लगभग हमें यहाँ पे एक केस स्टडीज के लिए 18 से लेके 20 मिनट तक टाइम मिलता है। और सेक्शन ए में कितना मिलता था? सेक्शन ए में हमें 7 मिनट्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो ये हम एथिक्स का पूरा क्वेश्चन पैटर्न है यूपीएससी मेंस के। तो यहाँ पे केस स्टडीज जब हम पढ़ते हैं ना, तो केस स्टडीज में आपको क्या याद रखना है? तो यहाँ पे आपको एक तो केस के बारे में, केस रिकॉग्नाइज करना है, केस किससे रिलेटेड है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है। और बाद में यहाँ पे आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है कि डिलेमा क्या है, जो एथिकल मॉरल डिलेमा होता है, मॉरल एथिकल डिलेमा होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर ऊपर से जो भी केस स्टडीज दे रखी है उसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो चलो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम केस स्टडीज को कि केस क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक रीना है और उसके फ्रेंड्स हैं। Reena and her friends from the college were working as interns with a company for the last few months. एक कंपनी में वो इंटर्न का काम कर रही है, रीना और उसके फ्रेंड्स कर रहे थे। On completion of their internship, उनकी जब वो इंटर्नशिप खत्म होती है, some of them including Reena have been offered full-time jobs in the company. तो कुछ लोगों को इंक्लूडिंग रीना को भी उस कंपनी में जॉब ऑफर की गई थी। तो बीइंग अ रिप्यूटेड कंपनी, शी एंड हर फ्रेंड्स एक्सेप्टेड द ऑफर। तो ये एक रिप्यूटेड कंपनी है, तो रीना और उसके फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर देते हैं ऑफर। रीना is enthusiastic about her new job and has even established good relationship with some of her company co-workers during her internship. तो रीना बहुत उत्साही थी जॉब को लेके, न्यू जॉब को लेके, और उसने जब वो इंटर्नशिप कर रही थी इसी कंपनी में, तो उसके जो कोवर्कर्स थे उनके साथ उसने बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग बनाई थी। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग हर टेन्योर एज एन इंटर्न, Reena had begun to notice that one of the vice president, मतलब जब वो इंटर्नशिप कर रही थी उसके उसी दौरान, उसी टेन्योर के टाइम पे, एक वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ कंपनी वाज गिविंग हर टू मच अटेंशन। वो एक वाइस प्रेसिडेंट मतलब वीपी जो है वो काफी ज्यादा अटेंशन उसको दे रहा था, उसने नोटिस किया था। ही यूज्ड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू स्टॉप बाय रीनाज cubicle and chat some things he was not doing with any of the other interns। मतलब वो किसी ना किसी बहाने से रीना को अपने ऑफिस में रोक लेता था, उसके साथ बातचीत बढ़ाता था। हालांकि उसको वो कोई इलीगल ऐसे कुछ नहीं कर रहा था, बस उसको रोकता था मतलब काम के बहाने, और उससे बातचीत करता था, ठीक है। He had even tried to connect with Reena over social networking site। और वो जो वीपी है उसने उसको मतलब रीना को सोशल मीडिया के द्वारा ही कनेक्ट करने की कोशिश की। Some of her co-interns also noticed this and began to make offhand comments to Reena about the extra attention being given by the VP। तो ये तो देखो, ये रीना ने तो नोटिस किया ही किया था, उसके कोवर्कर्स ने भी नोटिस किया था कि ये जो वीपी है कुछ ज्यादा ही अटेंशन देता है रीना को, ठीक है। नाउ दैट शी वाज हैज बीन हायर्ड फॉर फुल टाइम पोजीशन, अब उसको फुल टाइम पोजीशन के ऊपर हायर्ड किया गया था।
she is fearful that she might have to work with this VP directly। और उसको रीना को डर लग रहा था कि उसको डायरेक्टली VP के साथ मतलब वाइस प्रेसिडेंट के साथ काम करना पड़ेगा। While he has not done or said anything explicitly inappropriate, the extra attention and the fact that her co-workers noticed it made her very uncomfortable and undermine her कंसंट्रेशन एट वर्क्स। हालांकि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने कुछ भी एक्सप्लिसाइटली और या इनअप्रोप्रिएट उसके साथ कुछ नहीं किया था और कुछ कहा भी नहीं था, बट उसके कोवर्कर्स जो है उन्होंने भी नोटिस किया था और रीना खुद उसने भी नोटिस किया था। तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि ये क्यों मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहा है। तो इसका इफेक्ट उसके वर्क के ऊपर भी पड़ रहा था, मतलब उसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था वर्क में। The company encourages an open and friendly atmosphere, and when she was hired, it was communicated to her that she should always speak to her manager whenever faced with any uncomfortable work-related issues. However, she is concerned to speak about it officially as the VP has not explicitly done anything wrong. तो कंपनी ने जब वो ज्वाइन कर रही थी तभी बोला था, उसको हायर कर रही थी तभी बोला था कि हमारे यहाँ पे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है ताकि हम फ्रेंडली और पूरे क्या बोलते हैं बर्डन के बिना काम कर सके। और जो भी अगर प्रॉब्लम है वर्क रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अनकंफर्टेबल ऐसे कोई इशू भी हो तो आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो, ऐसे बोला गया था। लेकिन वो रीना जो है वो नहीं बोलती है ऑफिशियली, क्योंकि ये था कि जो VP था, वाइस प्रेसिडेंट था, उसने क्लियरली कुछ बोला ही नहीं था या कुछ ऐसे रॉन्ग किया ही नहीं था, बस वो उसको बहाने से बुलाता था, काफी टाइम तक उसके साथ बातें करता था, यही दिक्कत थी। बाकी अदर ऐसे लीगली कोई परेशानी नहीं की थी या कुछ मिसबिहेवियर भी नहीं किया था। तो अब इस केस स्टडीज के ऊपर, केस तो हमने देख ली क्या केस है एक्चुअली, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं और सर ने कैसे इसको लिखा है वो देखते हैं। बस इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है बस यही है कि आपको केस स्टडीज, कुछ लोग होते हैं उनको डर लगता है केस स्टडीज लिखने में, तो वही कि कैसे केस स्टडीज को समझना है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है डिलेमा और कैसे उसको लिखना है, यही दिखाना है। और ये कोई मैंने लिखा नहीं है, आदित्य श्रीवास्तव सर जी का है, तो वही यहाँ पे दिखा रही हूँ। और अभी देखते हैं सर ने इस केस स्टडीज को कैसे लिखा है। तो पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिलेमास डज रीना फेस। जो डिलेमा है वो रीना, कौन सा डिलेमा है जो रीना फेस कर रही है, ठीक है ये। और दूसरा है कि व्हाट ऑप्शंस डज शी हैव, मतलब उसके पास कौन सा ऑप्शन है। और प्रोवाइड द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच, अगर कोई ऑप्शन है तो उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। और थर्ड जो है, हाईलाइट द कोर्स ऑफ एक्शन she should adopt along with justification for the same। तो यहाँ पे ये 250 वर्ड्स में लिखना है हमें और 20 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है सर ने। इंट्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया कि ये क्लियरली है कि वो अनकंफर्टेबल है, मतलब और किसी को ऐसे बिना बेवजह रुक कर लेना और उसके साथ चैट करना या सोशल मीडिया थ्रू कनेक्ट करना एक काइंड ऑफ हरासमेंट ही है। तो इन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 हैज क्लियर गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वुमेन एट वर्क प्लेस एट द ये me too मूवमेंट हाईलाइटेड इट्स टूथलेस, कि मतलब ये जो है ये टूथलेस है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है उसके साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट जो डिलेमा क्या फेस कर रही है रीना। तो बिल्कुल इन्होंने जो हाईलाइट, क्या बोलते हैं इसको, रुक जाओ, हाँ, सब हेडिंग जो है इन्होंने बिल्कुल वही दिए है कि डिलेमास फेस्ड बाय रीना द्वारा कौन सा डिलेमा फेस किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है इन्होंने, प्रोफेशनल ड्यूटी टू अपहोल्ड वर्क कल्चर ऑफ कोलेजियलिटी
वर्सेस पर्सनल अनकंफर्टेबल मेंटल अगोनी। तो यहाँ पे जो जो होती है कलीग जो होते हैं उनकी मतलब एक साथ एक दूसरे को हेल्प करना विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही मीनिंग होता है इसका। तो ये एक है, एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, और साथ में डिलेमा क्या है कि पर्सनल पर्सनल अनकंफर्टेबल। मतलब रीना, देखो रीना एक तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो जो उसके कलीग्स हैं उनके साथ वो अच्छे से ड्यूटी करे अपना, और अपना जो वर्क कल्चर है उसको अच्छे से सपोर्ट करे। ये प्रोफेशनल ड्यूटी हो गई। लेकिन पर्सनल वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और मेंटली अगोनी होती थी। तो ये एक पर्सनल डिलेमा, सॉरी एक डिलेमा वो फेस कर रहे थे। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा उन्होंने लिखा है कि शॉर्ट टर्म पेन ऑफ कंप्लेनिंग एंड फेस वीपी wrath वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन ऑफ सेटिंग प्रेसिडेंट। मतलब देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पेन ये है, मतलब डिलेमा है कि शॉर्ट टाइम पेन होगा, अगर वो कंप्लेन करती है तो शॉर्ट टाइम पेन होगा और वीपी थोड़ा सा उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं करेगा। और वर्सेस जो है लॉन्ग टर्म गेन ऑफ, और उसका बेनिफिट ये हो सकता है कि आज तक किसी ने डेयर नहीं किया होगा कि कंप्लेन करने की किसी ने डेयर नहीं किया होगा। तो ये एक एक आप मतलब एक क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट करते हो कि नहीं आप मतलब कर सकते हो, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया वो आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे सेकंड डिलेमा लिखा है इन्होंने। और थर्ड डिलेमा ये है कि लैक ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लेटर ऑफ लॉ बाय द वीपी वर्सेस breaking the spirit of the law of harassment is mental and not just legal। तो हालांकि ठीक है उसने लीगली कुछ नहीं किया था रीना के साथ, बट स्टिल ये एक हरासमेंट ही है कि आप किसी को मतलब सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है और आप अपनी मन मर्जी से उसको रोक ले रहे हो, बातें कर रहे हो, और वो बेचारी ये मॉरल क्या बोलते हैं कि मॉरल ड्यूटी है ना कि नहीं वो हमारे सुपेरियर है तो उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये वाला एक डिलेमा यहाँ पे चल रहा था। और ये हमने डिलेमास देखे यहाँ पे जो पूछे गए थे क्वेश्चंस में। और नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे ये बोला गया था कि ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ रीना, रीना के पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखने थे। तो यहाँ पे एक तो कंप्लेंट टू इंटरनल कंप्लेंट, सॉरी हाँ कंप्लेंट अथॉरिटी, ये कंप्लेंट भी कर सकती है वो जो अथॉरिटी है जो उसको वीपी जो है उसके अगेंस्ट ये यहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। और उसके मेरिट्स एंड डेमेरिट्स अगर देखा जाए तो मेरिट्स ये है कि ओन पीस ऑफ माइंड, कंप्लेन करने से वो दोबारा उसके साथ वैसे नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं, उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं करेगा, काम से काम रखेगा। ठीक है, ये मेरिट्स हो गया। दूसरा मेरिट्स ये है कि प्रिवेंट सेम बिहेवियर विथ अदर गर्ल्स, अगर ऐसे बिहेवियर अगर कोई और एक लड़की उसको मिली ऐसे उसको पसंद आई तो वो उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करेगा, ये सब। तो ये नहीं होगा अगली बार, क्योंकि अगर एक ने कंप्लेन किया तो वो भी अपने रेपुटेशन का ख्याल रखेगा ना, उसको भी तो जॉब करनी होती है, उसके ऊपर भी तो कोई सुपेरियर होता है। तो ये ऐसा दोबारा नहीं हो सकता है। तो ये मेरिट्स हो गए। डिमेरिट्स में देखा जाए तो लैक ऑफ एविडेंस, कुछ लीगली एविडेंस नहीं है उसके पास, ना ही वो खुद कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, एक्सप्लिसिटली कोई कुछ ऐसा कहा भी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। डिमेरिट्स ये होता है वीपी में बी ट्रूली इनोसेंट, हो सकता है वो जस्ट उसको बात करना चाहता हो, ये भी हो सकता है। ओनली परसेप्शन हो सकता है कि मतलब एक दृष्टिकोण हो सकता है ना इंसान का, तो ये भी एक डिमेरिट्स है यहाँ पे, उसका कोई ऐसी इंटेंशन नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और सेकंड यहाँ पे उसके पास अगर देखा जाए कन्फ्रंट द वीपी अबाउट अटेंशन, तो वो उसको कन्फ्रंट भी कर सकती है। और उसके मेरिट्स अगर देखा जाए तो राइट टू बी हर्ड गिवन नेचुरल जस्टिस, मतलब कि उसको अगर वो बात करेगी तो पता तो चलेगा कि एटलीस्ट है क्या, मतलब राइट टू बी हर्ड गिवन नेचुरल जस्टिस, तो ये एक मेरिट्स हो सकता है। दूसरी बात ये है कि चांस फॉर इंट्रोस्पेक्शन टू बोथ पार्टीज, मतलब हाँ कि वीपी अपना हो सकता है वो अपने यहाँ पे इंटेंशन वो बात करेगी तो सर आप ऐसे क्यों करते हो, क्यों रोक लेते हो, कुछ आपको क्या
मतलब डिटेल में ऐसे अगर पूछेगी वो तो वो बता देगा उसका इंटेंशन, और इसको भी पता चलेगा। तो हो सकता है कि वो दोनों कुछ आपस में अ, रीना अपना डिपार्टमेंट चेंज कर ले या वो अपना, ऐसा कुछ हो सकता है ना। ये पॉसिबिलिटीज है, ये मेरिट्स में आता है अगर आप वो सामने सामने से आमने सामने बात करते हैं तो। डिमेरिट्स देखा जाए तो यहाँ पे वीपी में डिनाई ऑल एलिगेशंस, हो सकता है वीपी जो है वो एलिगेशन डिनाई कर दे। और चांसेस ऑफ प्रोफेशनल ट्रबल्स, हो सकता है कि वो अगर इगोइस्टिक पर्सन होगा और रिवेंज ऐसी चीजों में बिलीव करता होगा तो वो उसको बहुत ट्रबल कर सकता है वर्क प्लेस में। और थर्ड है कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑफिस रिलेशनशिप, जो पीसफुल रिलेशनशिप होती है उसने बनाए हैं रीना ने अपने ऑफिस में इंटर्नशिप के दौरान, वो हो सकता है वो खराब हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे डिमेरिट्स में। थर्ड यहाँ पे रीना के पास के ऑप्शन बता रहे हैं सर। थर्ड यहाँ पे देखा जाए तो कलेक्ट गर्ल्स एंड लॉन्च प्रोटेस्ट, तो ये कर सकती है, गर्ल्स को बुला सकती है और एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकती है, तो उसके भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। तो अगर ऐसा करती है तो कलेक्टिव एक्शन विथ अवेयरनेस, अवेयरनेस सबके अंदर फैल जाएगी, मतलब जो भी उस कंपनी में गर्ल्स काम करती हैं तो वो अपना ध्यान रख सकती है उनके, मतलब किसी एक के साथ ऐसे हुआ है, किसी हमारे कलीग्स के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है हमारे साथ भी हो सकता है, तो एक अवेयरनेस आती है। ठीक है। और सेकंड मेरिट्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ गांधी डिओंटोलॉजी, ये मेरिट्स है यहाँ पे कि अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ गांधी डिओंटोलॉजी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डिओंटोलॉजी की आइडियोलॉजी क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग एक्टिव नहीं होते हो, देखते हो तो एटलीस्ट एक्टिव रहा करो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये कंसेप्ट है टिलियोलॉजी डिओंटोलॉजी, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे डीमेरिट्स अगर देखा जाए तो सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट्स ऑफ क्विक टू प्रोटेस्ट, यहाँ पे हो सकता है कि आप बिना वजह से इतनी छोटी बात को लेके, मतलब अगर आपको क्लियरली पता भी नहीं है कोई मिसबिहेवियर कोई इलीगल भी एक्टिविटी नहीं है तो आप एक रॉन्ग प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट कर रहे हो, स्लिपरी स्लोप भी बोला जा सकता है। तो सेकंड है अगेंस्ट द ड्यूटी, देख समझ में नहीं आ रहा है, अगेंस्ट द ड्यूटी, ठीक है, ऑफ कांत, ये कांत का यहाँ पे इन्होंने दिया है टू एडॉप्ट इजी रूट, तो ये जो कांत की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट है टू एडॉप्ट इजी रूट्स, तो यहाँ पे डीमेरिट्स उन्होंने बताए। और सी जो है, सी यहाँ पे है कि कोर्स ऑफ एक्शन, कि एक्शन क्या होनी चाहिए, रीनाज कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी गाइडेड बाय fortitude and the duty to set the right precedent to protect other girls from similar things too, मतलब ऐसी जो सिमिलर रीना के साथ जो हो रहा है वो दूसरी लड़कियों के साथ नहीं होगा अगर रीना ने अपने सही कोर्स ऑफ एक्शन लिया तो। सेकंड है यहाँ पे टॉक टू द वाइस वीपी फॉर कलेक्टिंग राइट इंफॉर्मेशन, अगर वो क्लियरली वीपी से बात करेगी तो राइट इंफॉर्मेशन उसको पता चलेगी। डोंट जज बेस्ड ऑन परसेप्शन, जो उसका दृष्टिकोण है कि नहीं मुझको रोक रहा है तो मतलब इसका कोई इंटरेस्ट होगा, ऐसे नहीं जज करना चाहिए। कॉल फॉर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा है सर ने कि रीना की एक्शन क्या होनी चाहिए। इफ नॉट कन्विंस्ड कंप्लेन टू द इंटरनल कमिटी, जो इंटरनल कमिटी होती है 2000 का जो हरासमेंट का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अब कमिटी रखनी पड़ती है हर किसी कंपनी को, तो अगर वो नहीं कन्विंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप इंटरनल कमिटी में कंप्लेंट कर सकते हो ड्यू टू प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होगी वो कमिटी हैंडल करेगी। थर्ड यहाँ पे इफ स्टिल नॉट गेट जस्टिस, अगर फिर भी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो स्प्रेड अवेयरनेस अमंग अदर वुमेन एंड एडॉप्ट यूनाइटेड एक्शन टू प्रेशराइज फॉर कंपनी रिफॉर्म्स, अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो आप फिर वुमेन के साथ मिलकर आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो और कंपनी के ऊपर प्रेशराइज मतलब प्रेशर क्रिएट कर सकते हो ताकि कंपनी अपना रिफॉर्म कर सके। फोर्थ यहाँ पे है लास्ट ऑप्शन ऑफ पुलिस,
complaint and eventual protest to show that सत्यमेव जयते। ठीक है, इन्होंने फास्ट फास्ट लिखा है ना, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। तो लास्ट ऑप्शन रीना के पास ये है कि वो पुलिस के पास जा सकती है, कंप्लेंट कर सकती है और इवेंचुअली प्रोटेस्ट भी कर सकती है ताकि वो सत्यमेव जयते शो करे। तो ये रीना के पास कोर्स ऑफ एक्शन है, 4 कोर्स ऑफ एक्शन सर ने यहाँ पे लिखे हैं। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पे जस्टिफिकेशन लिखा है, द साइलेंस ऑफ द गुड हैज डन मोर हार्म देन द वॉइस ऑफ द इविल। जो ये बोल रहे हैं कि अगर आप चुपचाप बैठोगे, आप सही भी हो और फिर भी चुपचाप बैठ रहे हो, तो ये मतलब इविल को वॉइस देने की तरह है। Taking inspiration from the Westlers' protest, all perpetrators must be brought to justice, even if it means loss of employment, as a mental peace and clear conscience is necessary for any wholesomeness of character with करेज ऑफ कन्विक्शन। देखो, ये वर्थ है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आप उसके मतलब जो भी गलत चीज हो रही है उसके अगेंस्ट आप अगर अपना वॉइस नहीं उठा रहे हो, तो मतलब चुप बैठ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको मान्य है, ऐसे हो गया ना। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। और जब आप आवाज उठाते हो तो चाहे जस्टिस मिले या ना मिले, बट आपको एक मेंटल सुकून तो मिलेगा कि हाँ, जो मेरे साथ गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट मैंने वॉइस तो उठाया, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। तो ये आपके पास मेंटल पीस रहेगी। और जरूरी नहीं है कि ऐसे माहौल में आप एक तो मेंटली भी सही नहीं रहोगे, काम भी नहीं कर पाओगे, काम के ऊपर फोकस भी नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसी जॉब किस काम की, राइट? तो और ऐसी जो कंपनी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकती, आपके लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रख सकती है वर्क माहौल में, तो ऐसी कंपनी में काम ही क्यों करना है, राइट? तो जस्टिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने सर ने बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने गांधी जी के आइडियोलॉजीज, कांत और ये सब यूज किया है। तो आप अगर थिंकर्स करोगे ना एथिक्स में, तो आप भी ऐसे हर किसी आंसर में जहाँ पे रेलिवेंट होगा तो वहां पे आप लिख सकोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे मार्क्स लेके आती है एथिक्स में, तो इसीलिए केस स्टडीज अच्छे से करना जरूरी है। लगभग देखो 6 केस स्टडीज आती है और 20 मार्क्स की है, तो 120 मार्क्स तो हमें केस स्टडी से ही मिलते हैं। तो और बहुत ही ईजी होती है, कुछ ऐसा अलग नॉलेज या कुछ याद रखना जरूरी नहीं होता है। जो भी केस में दिया है उस केस को रिकॉग्नाइज करना होता है, फिर उसमें एथिकल मॉरल डिलेमास क्या है ये देखना होता है। और अगर इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, बस जस्ट एक इन्होंने केस सिंपल था तो इसमें स्टेक होल्डर इतने ज्यादा नहीं इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर आप एक डीएम हो एक जगह के और वहां पे कुछ ऐसे हुआ है अनाप शनाप, तो आप क्या करोगे और ये सब होगा, तो वहां पे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे आते हैं। तो आपको स्टेक होल्डर भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन पूछे उसके स्टडीज के अकॉर्डिंग तो आपको वही आंसर वहां पे देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।